स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन द सेम। और जो दूसरी तरह के नॉन स्टीशियोमेट्रिक, उनके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि रेशियो गड़बड़ा जाती है। इसमें क्या होता है कि या तो कोई कैटायन निकल के चला गया, या एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, कोई एनायन निकल के चला गया, या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, या कोई कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो उसकी वजह से क्या है, रेशियो गड़बड़ा जाती है। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है, इफ़ एज ए रिजल्ट ऑफ द imperfection in the crystal the ratio of the cations to the anions becomes different from that indicated by the ideal chemical formula। मान लीजिए Na+Cl- का था, ऐसे था क्रिस्टल, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहाँ Na+ है, यहाँ Cl- है, यहाँ Na+ है, यहाँ Cl-, यहाँ Na+ है। अब इसमें हो क्या रहा है कि अभी रेशियो 1:1 की है, रेशियो है 1:1 की। बट मान लीजिए कि एक क्लोरीन निकल के चला जाए, तो क्या होगा कि रेशियो गड़बड़ा जाएगी। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स विल बिकम लेस, 1:1 की रेशियो नहीं रही। और ओवरऑल क्रिस्टल को न्यूट्रल भी रखना है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आ जाए। तो इसमें क्या हुआ कि कैटायन कम हो गया, पॉजिटिव वाला आयन कम हो गया। तो उसकी वजह से जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ, तो उसको हम कहेंगे कि इसके केस में एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये रेशियो बिगड़ गई है। तो इसमें जब एनायन वैकेंसीज, एनायन हट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन हट गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, मतलब है मेटल्स बढ़ गया, क्लोराइड आयंस कम हो गए। ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है, बट पॉजिटिव आयंस का जो है वो ज़्यादा हो गए, तो उसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, दीज डिफेक्ट्स रिजल्ट इन आइदर एक्सेस ऑफ द मेटल एटम्स। क्या हुआ है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन था, बट क्लोराइड आयन निकल के चला गया कहीं, और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि Na+Cl- की जो रेशियो थी वो गड़बड़ा गई। तो इट इज़ नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसके अंदर क्योंकि मेटल वाले आयंस ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि जैसे एनायन कम हो जाए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन चला गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सो दैट कि ओवरऑल क्रिस्टल इज़ न्यूट्रल है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का हो गया। दूसरा केस क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए बीच में, मान लो यहाँ पे Cl अपनी जगह रहे और एक Na+ और आ जाए। अब Na+ आने की वजह से ये तो पॉजिटिव हो गया, और दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ओवरऑल क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया, बट पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस की वजह से भी स्टीशियोमेट्रिक तो गड़बड़ा गया, तो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। और इस तरह के जो जिनके अंदर रेशियो, जो आइडियल जो रेशियो होती है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनमें दो तरह से हो सकती है। एक तो ये है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। तो पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं, और पॉजिटिव आयंस दो तरह से बढ़ सकते हैं। एक तो है कि एनायन को निकल के चला जाए, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल क्रिस्टल एज ए होल न्यूट्रल होना चाहिए, डिफेक्ट के बावजूद न्यूट्रल होना चाहिए इलेक्ट्रिकली। तो एक एनायन निकल गया, जैसे Cl- निकल गया NaCl वाले में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसकी वजह से एनायन वैकेंसी बन गई, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, सोडियम आयंस ज़्यादा हो गए, क्लोराइड आयंस कम हो गए, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन क्या कि कोई सोडियम आयन एक एक्स्ट्रा आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, और एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो ओवरऑल क्रिस्टल तो न्यूट्रल है, बट क्रिस्टल न्यूट्रल होने के बावजूद रेशियो गड़बड़ा गई है, तो इट इज़ नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड क्योंकि पॉजिटिव वाले आयन ज़्यादा हो गए, तो इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। तो इस तरह से ये दो तरह नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हो सकता है। और मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है, या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसको हटाता हूँ, फिर आगे का समझाता हूँ। पहले मैंने आपको समझाया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसके अंदर कैटायन एक्स्ट्रा आ जाता है,
इंटरस्टिशियल में कैटायन एक्स्ट्रा आ गया और इंटरस्टिशियल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एक तो वो तरीका है, और एक तरीका मेटल एक्सेस में मैंने बताया था कि एनायन निकल गया, मान लो क्लोराइड आयन निकल गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ओवरऑल तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट उसके अंदर कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है वो ज़्यादा है और नेगेटिव वाला जो क्लोराइड आयन हो गए कम, तो उसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये क्रिस्टल A+B- है, मान लो एक यहाँ का A+ निकल के चला गया कहीं। अब जब यहाँ से A+ निकल गया, ठीक है, अब A+ निकलने के बाद होगा क्या कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव वाला निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि इसके निकलने के बाद, ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रखना है। अब जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है तो अगर इसके ऊपर हम +2 चार्ज दे दें, ठीक है, मान लो कॉपर प्लस था, कॉपर 2+ एक आ गया, तो यहाँ पे Cu2+ हो गया एक तरह से, और ये जगह खाली हो गई कैटायन की, तो ये इसके अंदर कैटायन कम पड़ गए, तो इसीलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ से एक पॉजिटिव A+ गायब हुआ और इसके ऊपर A के ऊपर 2+ चार्ज आ गया है, तो ओवरऑल क्रिस्टल तो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, बट मेटल कम हो गया है, तो इसको हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, एक्स्ट्रा एनायन आ गया है, B नेगेटिव एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। अब जब B नेगेटिव एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, एनायन अंदर आ गया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, बट पास के ही कैटायन पे अगर +2 चार्ज चढ़ जाएगा तो एक इसका एक्स्ट्रा प्लस और इसका एक एक्स्ट्रा नेगेटिव, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये एनायन, एक्स्ट्रा एनायन के आने से ये क्रिस्टल जो है मतलब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है। इसके अंदर से एक कैटायन निकल गया, एक कैटायन निकल गया और ओवरऑल क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे एक कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ओवरऑल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इट इज़ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, मेटल कम पड़ गया तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, और इसके अंदर एनायन ज़्यादा आ गया है, उसकी वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो एक कैटायन, कुछ कैटायन कम हो जाए, या कुछ एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, बट ओवरऑल क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि these defects contain less number of positive ions than negative ions, and they can arise in two ways, because of the presence of cation vacancy or by extra anions occupying interstitial site। extra anion आ जाए interstitial site में। फिर consequence क्या होता है, दोनों के केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, दोनों के केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है ना, कंडक्टिविटी अगर बढ़ गई तो हम क्या देखते हैं, किसकी वजह से बढ़ रही है, कंडक्टिविटी ऑफ सच क्रिस्टल्स इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाते हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इनको कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है उनको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कह रहे हैं। और जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट दूसरे वाले हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये मेटल एक्सेस वाले डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते थे, तो उसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई थी, तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स थे। बात समझ में आ रही, मेटल एक्सेस आ गया, मान लीजिए इंटरस्टिशियल साइट में एक पॉजिटिव वाला आयन तो हो गया, एक इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ओवरऑल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री थे उनकी वजह से। इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर करें क्योंकि इनके अंदर जो कंडक्टिविटी बढ़ी है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह बढ़ी, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि उसके अंदर ये माना जाता है जो होल है वो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होल होता है वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इनको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो, दोनों केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ती है तो उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में होल्स की वजह से, जिनको हम पॉजिटिव मानते हैं, उनकी वजह से बढ़ती है कंडक्टिविटी, तो उनको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हटा दें इसको, फिर हम आगे और चीज़ें समझाते हैं। अब मैं आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी 2 डिफेक्ट्स बताए आपको,
ठीक है। एक तो बताया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक बताया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते थे, ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल था, और मेटल डेफिशिएंसी में पॉजिटिव आयंस कम हो जाते थे और ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल होते हुए भी उसके अंदर मेटल के आयंस कम होते थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो इसके अंदर अगर कोई और मेटल का आयन आ जाए, मान लो 2 सोडियम आयंस निकल जाए, 2 सोडियम आयंस निकल गए और इसकी जगह स्ट्रोंशियम 2+ आ गया, Sr2+ आ गया, तो क्या हुआ, ये एक इम्प्योरिटी आ गई, ना सोडियम है ना क्लोरीन है, जिनसे अलग एलिमेंट आ गया, और ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है क्योंकि स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है, तो एक सोडियम इधर से निकल गया, एक सोडियम इधर से निकल गया। ओवरऑल क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वन इम्प्योरिटी हैज़ कम इनटू द क्रिस्टल, तो इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये कह रहा है दीज डिफेक्ट्स इन द आयनिक क्रिस्टल्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी आयंस एट द लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ होस्ट हट गया, सोडियम हट गया, उसकी जगह स्ट्रोंशियम आ गया, और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, या वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट में कोई आ जाए तो उसकी वजह से कोई अलग चीज़ आ जाए तो इम्प्योरिटी आ गया, तो इसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की हम बात करते हैं। सॉलिड्स में जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। द सॉलिड्स विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ईजिली, दे आर नोन एज कंडक्टर्स, और उनकी कंडक्टिविटीज़ किसकी होती है, इन द रेंज 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। वो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, वो एग्जांपल में आ गए। इंसुलेटर्स जो होते हैं इनमें से करंट बहुत ना के बराबर है, वेरी लो, देयर कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर। जैसे वुड है, रबर है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, जिनमें से ना के बराबर बहुत कम करंट पास होता है, जिनकी कंडक्टिविटीज़ आर वेरी लो, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उनका रेंज है 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बता दिया और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स सॉलिड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं इसके आगे की चीज़ें और बताता हूँ, इसको हटाता हूँ और फिर आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे डिफेक्ट्स जो थे उनके बारे में पूरा बता दिया, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी सॉलिड्स की। अब इनके आगे की चीज़ें बताता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं। जो क्रिस्टल्स में जो कंडक्टिविटी है उसको हम वैलेंस बैंड थ्योरी या बैंड थ्योरी से भी समझा सकते हैं। बैंड थ्योरी में क्या मानते हैं कि जब बहुत सारे एटम्स पास होते हैं और उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और जब ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनकी एनर्जी अगर सिमिलर होती है तो उसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। द सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद वेरी सिमिलर एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। जिन ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत सिमिलर होती है तो उनको हम कह देते हैं एनर्जी बैंड्स। The band formed by lower energy valence orbitals is called valence band। जो molecular orbitals की एनर्जी कम होती है तो उनको हम वैलेंस ऑर्बिटल्स को देखते हुए जिनकी एनर्जी कम होती है तो उनको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। एंड द बैंड फॉर्म्ड बाय स्लाइटली हायर एनर्जी, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और सिमिलर है तो एक बैंड बन गया। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, एक लोअर वाला है उसको हम कह रहे हैं वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला है उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन बैंड। एंड द बैंड फॉर्म्ड बाय स्लाइटली हायर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो मैं इस चीज़ को डायग्राम से बताता हूँ, ये चीज़ मिटा के ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं और इसको डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ हटा के यहीं पर डायग्राम बना देता हूँ। तो मैं बैंड थ्योरी के बारे में आपको बता रहा था कि जब बहुत सारे एटम्स पास होते हैं और उनकी एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स क्वाइट सिमिलर होते हैं तो उनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। अब ये एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझा रहे हैं। ये जो वैलेंस बैंड है जिनकी एनर्जी कम होती है, अगर फील्ड बैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर चला जाएगा तो दे आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में फील्ड बैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, या बिल्कुल उनके बीच में एनर्जी गैप ना के बराबर है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ जाएंगे, तो इनको हम कहते हैं कंडक्टर्स।
ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं कि जो फील्ड बैलेंस बैंड है और जो एम्प्टी कंडक्शन बैंड है उनके बीच में एनर्जी गैप्स छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो जब एनर्जी हम देंगे तो ये अगर एनर्जी गैप को इससे ज़्यादा एनर्जी हम दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर्स है जिनके अंदर फील्ड बैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप डिफरेंस जो है थोड़ा सा है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज, इसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस में इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके एम्प्टी कंडक्शन बैंड में चले जाएं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप इतनी ज़्यादा होती है कि अंडर द नॉर्मल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एबल टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर इट विल रिमेन इंसुलेटर अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। तो ये बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझाया है। उससे हम क्या बता रहे हैं कि वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाता है थोड़ी सी भी एनर्जी देने से अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो वो कंडक्टर्स हैं। और अगर सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि फील्ड बैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड में गैप बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो एनर्जी अगर इतनी दी जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में अगर चला जाएगा तो वो कंडक्ट करने लगेगा, तो दैट इज़ ए सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर्स नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप इतना लार्ज होता है जिसको फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है कि नॉर्मल कंडीशंस में फील्ड बैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाता, उतनी एनर्जी हम दे नहीं पाते अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसलिए वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस इट विल रिमेन एज इंसुलेटर, इट विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी। ओके जी, अब ये बैंड थ्योरी मैं हटा देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें और समझाता हूँ। इसको हटाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? वो पहले से ही सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला के उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दे आर फॉर्म ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। कैटायन जिस जगह से गया हुआ है, खाली है, तो वो होल की तरह है। इलेक्ट्रॉन किसी जगह से हट जाए तो बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, वो होल कहलाएगा। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हेंस दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ करंट कैरिंग होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन इज़ देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वो उनकी अपनी इननेट प्रॉपर्टी होती है, तो उसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू लो टू बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज़। इनकी कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। देयर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी। उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ डालते हैं और उन इम्प्योरिटीज़ के डालने की वजह से क्या होता है कि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर वो हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम जान के उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं और ये इम्प्योरिटीज़ कैलकुलेटेड अमाउंट में मिलानी पड़ती है, और जब उसको मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ये लिख रहा है यहाँ पे, दिस प्रोसेस, ये जो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। आफ्टर डोपिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विद सर्टेन अदर एलिमेंट्स, देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। इनकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि डोपिंग दो तरह से की जा सकती है, या एक तो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स उनके साथ मिक्स कर दिए जाए कैलकुलेटेड अमाउंट में, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं वो कौन सा ग्रुप में हैं? 15, 16, 17। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हैं वो 13th ग्रुप में है। तो जब हम ग्रुप 16, 17, 18 के एलिमेंट्स मिला देंगे सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ, जैसे 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, उसको मिला देते हैं। ठीक है ना, 15th ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है।
17th में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। तो जब इनके साथ फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन वगैरह के साथ है, आर्सेनिक वगैरह के साथ है, जब इनको मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज जब इसमें आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ and electron deficient impurities are added when doping of silicon and germanium is done with the elements of group 15, 16 or 17, then it produces n type semiconductors। इलेक्ट्रॉन रिच वाले जब कंपाउंड्स एलिमेंट्स उनके साथ मिला दोगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, तो आपको जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा वो n टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले मिला दोगे, 13th ग्रुप के अंदर कौन है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मान लो आपने जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कुछ भी मिला दिया, एल्युमिनियम मिला दो, बोरॉन मिला दो या गैलियम मिला दो कैलकुलेटेड अमाउंट में, डोपिंग कर दो कैलकुलेटेड अमाउंट में, तो यू विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मोशन में, 3 ही हैं, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और उसकी वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से डोपिंग करके हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से वो हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। जो हमारी चिप्स बनती है मोबाइल वगैरह की, कंप्यूटर वगैरह की, उनमें काम आते हैं, डायोड्स बनाने में काम आते हैं, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं इन सब में बहुत काम आते हैं, ट्रांजिस्टर्स है, डायोड है, रेक्टिफायर्स है और चिप्स बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज समझा व्हाट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसको हटा दें, फिर हम आगे की बातें और समझाते हैं इसके अंदर की। अब मैं इसमें समझाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनको हम टाइनी मैग्नेट्स मानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट? बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक तो वो, और दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्या होता है, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड के अंदर डेवलप होते हैं। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच आर सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब लाते हैं इनके पास तो ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, हल्का सा रिपेल होते हैं। इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में पेयर्ड होते हैं, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, इट अराइजेज व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। एग्जांपल है वाटर है, NaCl है, बेंजीन है, इन सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में। तो दे आर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इन नेचर, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इनको अट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल क्या है, O2 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। O2 है, कॉपर Cu2+ है, Fe3+ है, Cr3+ है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक। जिसमें सारे पेयर्ड होंगे दे आर डायमैग्नेटिक। दीज सब्सटेंसेज हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक्स में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायमैग्नेटिक दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको मिटा के फिर फेरोमैग्नेटिक्स, फेरिमैग्नेटिज्म के बारे में बताता हूँ। इसको हटा के ऊपर और लिख देता हूँ, फिर मैं उसको समझाता हूँ आपको। अब मैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज़ में फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अगर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स डोमेन्स जो हैं एक दूसरे को पैरेलल हैं एंड दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन्स आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इन इक्वल नंबर, then their net magnetic moment will cancel out, it will become zero, then it is anti ferromagnetic substance। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, कुछ
मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन्स आर पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड अदर आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर कुछ उस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी वेरी लेस, तो इनको हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैग्नेटाइज हो सकते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत कम मैग्नेटाइज होंगे तो वीक मैग्नेट्स बनेंगे, और एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटाइज नहीं कर पाते। तो इनको मैंने समझाया है। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय external magnetic field and they show permanent magnetism even when the external field is removed। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तब भी they will point in the same direction, मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के लिए इसीलिए सूटेबल है। इसके एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2 एट्सेट्रा। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। इनके बीच में डोमेन्स होते हैं। अगर डोमेन सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उसकी वजह से सब अगर एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक होंगे सब्सटेंसेस। देयर इज स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। फेरोमैग्नेटिज्म में जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन्स विल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। सच सब्सटेंसेज आर सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट। इनसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज से परमानेंट मैग्नेट्स बनाना सुटेबल रहता है। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इफ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स इज इन ए कंपेंसेटरी वे सो दैट दे गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एक ऊपर पॉइंट कर रहा है एक नीचे एंड दे आर पैरेलल टू, दे विल कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम जीरो। तो ऐसों को कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल इसका है MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। फिर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में मैग्नेटिज्म वीक रहेगा, कुछ ऊपर पॉइंट कर रहे हैं कुछ नीचे इन अनइक्वल नंबर्स, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। इफ़ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर्स रिजल्टिंग इन लेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट वी गेट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये वीक मैग्नेट्स बनेंगे। एग्जाम्पल है Fe3O4 एंड फेराइड्स ऑफ फॉर्मूला M2+ Fe2O4। जैसे जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, जैसे Mg Fe2O4 हो गया या Zn Fe2O4 हो गया, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम फेराइट, इसको कहेंगे जिंक फेराइट। दे आर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, इनसे वीक मैग्नेट्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी सॉलिड्स एंड मैंने सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो कवर कर दिया पूरा। उसके अंदर डेंसिटी है और जितनी इम्परफेक्शंस हैं उनमें कैसे क्रिस्टल बनता है, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक आंसर ये देना है, क्वेश्चन हमारा ये है, उसमें आप कमेंट में दीजिएगा आंसर, कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटाइज नहीं कर पाते हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनसे वीक मैग्नेट्स बनते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, कुछ परमानेंट मैग्नेट्स कुछ एलॉयज से को मिला के बनाते हैं, तो उस एलॉय से, जिस एलॉय से बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको NCERT से भी पढ़नी पड़ेंगी, तो काफ़ी चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर अब आज के पैटर्न पे आप कर सकते हैं। NCERT पढ़नी भी पड़ेगी, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे मैंने समझा दिए, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए सारे। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे आप करिएगा। ओके, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और औरों के साथ भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।